अगर आप कंप्यूटर साइंस के नए स्टूडेंट हैं, तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? शायद यही कि कोड की कुछ लाइंस लिखना, एक कंपाइल या रन बटन दबाना और स्क्रीन पर कुछ आउटपुट देखना। एक तरह का मैजिक। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको रियलाइज होता है कि प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है। ये एक प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली सॉल्व करने का तरीका है। असली चैलेंज कोड लिखने में नहीं, बल्कि सॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज करने में है। जब प्रोग्राम छोटा हो तो ठीक है, लेकिन जब वो हजारों लाखों लाइंस का हो जाता है, तब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं? और एक फंडामेंटल सवाल है। छोटे स्क्रिप्ट्स या असाइनमेंट्स के लिए आप शायद उतना नहीं सोचते, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट, एक बैंकिंग सिस्टम या एक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब है फेलियर। वहां स्ट्रक्चर और कंट्रोल के बिना केओस हो जाएगा। इन्हीं सवालों के जवाब हमें प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स की दुनिया में ले जाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन बिल्कुल साफ है। हमारे सामने जो सोर्सेज हैं, उनकी मदद से हम ये समझेंगे कि आखिर ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जो एक पुराना तरीका है, उससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी की तरफ क्यों शिफ्ट हुए। बेसिकली ओओपी की जरूरत ही क्यों पड़ी। सही है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले इसी टर्म को देखते हैं, प्रोग्रामिंग पैराडाइम। सुनने में थोड़ा हैवी लगता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। सोर्स में इसके लिए अच्छी एनालॉजीज हैं। जैसे टीचिंग के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। एक है लेक्चर स्टाइल, जहां टीचर बोलता है और स्टूडेंट्स सुनते हैं। जी। दूसरा है डिस्कशन स्टाइल, जहां सब मिलकर इंटरैक्ट करते हैं। या कुकिंग को ही ले लीजिए, आप किसी चीज को बॉईल कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं या बेक कर सकते हैं। रिजल्ट अलग होगा ना? बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्राम्स लिखने और ऑर्गेनाइज करने के भी अलग अलग स्टाइल्स या अप्रोचेस होते हैं। और इन्हीं हाई लेवल अप्रोचेस को हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स कहते हैं। ये प्रोग्राम बनाने के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट्स की तरह हैं, एक फिलॉसफी की तरह। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, कि ये सिर्फ एक स्टाइल से कहीं ज्यादा है। ये प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करने के बारे में सोचने का एक पूरा तरीका है, अ वे ऑफ थिंकिंग। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का एक सेट है जो ये डिफाइन करता है कि प्रोग्राम की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे, उन्हें कैसे अरेंज किया जाएगा और वो एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करेंगे। अच्छा। हमारे सोर्सेज में कुछ मेन पैराडाइम्स का जिक्र है। एक है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जो सी जैसी लैंग्वेजेस का फाउंडेशन है। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस का कोर है। इसके अलावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है, जो मैथमेटिकल फंक्शंस पर ज़्यादा फोकस करता है। और लॉजिक प्रोग्रामिंग, जहां आप सिर्फ रूल्स बताते हैं और कंप्यूटर उनके बेसिस पर सोल्यूशन फाइंड करता है। राइट। और आज हमारा फोकस स्पेसिफिकली प्रोसीजरल से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जर्नी पर रहेगा, ताकि हम ओओपी के जन्म की कहानी को ठीक से समझ सके। तो चलिए पुराने तरीके से शुरू करते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। बिल्कुल। फंक्शंस मतलब कोड के छोटे छोटे ब्लॉक्स, जो कोई स्पेसिफिक टास्क करते हैं। और जो डेटा होता है जिस पे ये फंक्शंस काम करते हैं, वो इन फंक्शन से अलग आज़ाद रखा जाता है। सो यू हैव डेटा ऑन वन साइड एंड फंक्शंस ऑन द अदर, और फंक्शंस उस डेटा पर ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। इसको समझने के लिए सोर्स में सी लैंग्वेज का एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए हम एक सिंपल बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमारे पास एक वेरिएबल होगा, इंट बैलेंस। ओके। अब इस लाइन को आराम से ब्रेक डाउन करते हैं, स्पेशली उनके लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं। यहाँ इंट एक कीवर्ड है जो इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि बैलेंस नाम के इस वेरिएबल में हम होल नंबर्स, यानी बिना डेसिमल वाले नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, जैसे 100, 5000 या -50। और सबसे जरूरी बात, क्योंकि हमने इसे किसी फंक्शन के अंदर नहीं बल्कि बाहर डिक्लेयर किया है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया है। ग्लोबल वेरिएबल, सो इसका मतलब ये पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है, लाइक अ पब्लिक नोटिस बोर्ड, जिसे कोई भी देख सकता है और कोई भी उस पर कुछ भी लिख सकता है। एग्जैक्टली, दैट्स अ परफेक्ट एनालॉजी। प्रोग्राम का कोई भी हिस्सा, कोई भी फंक्शन इसे डायरेक्ट पढ़ भी सकता है और बदल भी सकता है। अब इस डेटा पर काम करने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं। पहला, वॉइड डिपॉजिट इंट एक्स, बैलेंस प्लस इक्वल्स टू एक्स। इसको एनालाइज करते हैं। वॉइड कीवर्ड का मतलब है कि ये फंक्शन अपना काम करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। डिपॉजिट इस फंक्शन का नाम है। पैरेंथेसिस के अंदर इंट एक्स इसका पैरामीटर है। मतलब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे,
हमें एक इंटीजर वैल्यू देनी होगी, जिसे फंक्शन के अंदर x नाम से यूज किया जाएगा। और बॉडी के अंदर बैलेंस प्लस इक्वल्स टू x एक शॉर्टकट है बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस x का। ये उस ग्लोबल बैलेंस वेरिएबल की वैल्यू को x अमाउंट से बढ़ा देता है। ठीक है, और दूसरा फंक्शन? दूसरा फंक्शन है void withdraw x। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। void मतलब नो रिटर्न वैल्यू, withdraw फंक्शन का नाम। ये भी एक इंटीजर पैरामीटर x लेता है, और बैलेंस माइनस इक्वल्स टू x का मतलब है बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस x। ये ग्लोबल बैलेंस वेरिएबल की वैल्यू को x अमाउंट से कम कर देता है। ओके, तो सिस्टम तैयार है, हमारे पास डेटा है यानी बैलेंस, और उस पर काम करने वाले फंक्शंस हैं डिपॉजिट और विथड्रॉ। सब कुछ सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। इट वर्क्स। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ऑन द सर्फेस दिस सीम्स फाइन। इसमें ऐसी क्या कमी थी कि हमें एक पूरे नए पैराडाइम की जरूरत पड़ गई? यही इस अप्रोच का सबसे बड़ा धोखा है। ये छोटा सा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बट हियर्स द हिडन डेंजर। हमारा जो बैलेंस वेरिएबल है वो पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड है। इट्स आउट इन द ओपन। वो पब्लिक नोटिस बोर्ड वाली बात याद है आपने? हाँ। अभी तो सिर्फ दो फंक्शंस हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ। इमेजिन कीजिए कि ये एक बड़ा बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें 500 फंक्शंस हैं। प्रिंट स्टेटमेंट, कैलकुलेट इंटरेस्ट, अप्लाई फीस, जनरेट रिपोर्ट। इनमें से कोई भी फंक्शन या कोई नया फंक्शन जो किसी प्रोग्रामर ने गलती से लिख दिया हो, वो इस बैलेंस को सीधे सीधे चेंज कर सकता है। हो सकता है कोई फंक्शन गलती से बैलेंस इज इक्वल टू 0 कर दे। देयर इज नो सिक्योरिटी, नो कंट्रोल। गॉट इट, आई सी द क्रैक नाउ। इसके लिए सोर्स में एक बहुत पावरफुल एनालॉजी दी गई है। इमेजिन कीजिए एक कॉलेज है जहां स्टूडेंट्स के मार्क्स एक एग्जाम कंट्रोल रूम में रखे हैं, लेकिन उस रूम का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और उस पर कोई गार्ड नहीं है। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी स्टाफ मेंबर अंदर जाकर अपनी या किसी और की मार्कशीट में मार्क्स बदल सकता है। सुनने में ही कितना डिजास्ट्रस लगता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ग्लोबल डेटा की हालत कुछ ऐसी ही है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इस एनालॉजी से कई सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं। पहली, जैसा हमने डिस्कस किया, नो सिक्योरिटी, डेटा पूरी तरह से अनसेफ है। दूसरी, नो स्ट्रक्चर। जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो आपके पास सैकड़ों फंक्शंस और ढेर सारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ये ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि कौन सा फंक्शन किस डेटा पर डिपेंड करता है। पूरा कोड एक स्पेगेटी कोड की तरह उलझ जाता है। स्पेगेटी कोड, आई लव दैट टर्म। मतलब कोड की लाइंस आपस में ऐसे उलझ जाती हैं जैसे प्लेट में स्पेगेटी, और आपको पता नहीं चलता कि कौन सा थ्रेड कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली। और इससे तीसरी प्रॉब्लम पैदा होती है, कोड बिकम्स हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। आई रिमेंबर मेरे करियर के शुरुआती दिनों में मैं एक सी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हम 2 हफ्ते तक एक बग ढूंढते रहे जहाँ एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन गलत आ रही थी। 2 हफ्ते बाद पता चला कि एक बिल्कुल अनरिलेटेड रिपोर्ट जनरेटिंग फंक्शन गलती से ग्लोबल वेरिएबल को 0 सेट कर रहा था। दैट वाज माय फर्स्ट रियल लेसन ऑन द डेंजर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड डेटा। और आखिरी प्रॉब्लम है रिपल इफेक्ट। क्योंकि डेटा और फंक्शंस अलग-अलग हैं, एक फंक्शन में किया गया छोटा सा चेंज भी प्रोग्राम में कई दूसरी जगहों पर अनएक्सपेक्टेड एरर्स क्रिएट कर सकता है। आप एक चीज ठीक करते हैं और 10 चीजें टूट जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसीजरल अप्रोच बड़े, कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए सस्टेनेबल नहीं थी। इंडस्ट्री को एक बेहतर वे ऑफ थिंकिंग की ज़रूरत थी। लेकिन इससे पहले कि हम सोल्यूशन पर जाएं, एक सवाल। क्या इसका मतलब ये है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आज पूरी तरह से बेकार है, या अभी भी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां ये अप्रोच ज़्यादा सेंस बनाती है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये बिल्कुल बेकार नहीं है। छोटे स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए, ऑटोमेशन टास्क्स के लिए, या ऐसी जगहों पर जहां परफॉर्मेंस सबसे क्रिटिकल है और कॉम्प्लेक्सिटी कम है, जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स में, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आज भी बहुत यूज होती है। लेकिन जब आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसे सालों तक मेंटेन करना है, जिसमें मल्टीपल टीम्स काम करेंगी और जिसका स्केल बहुत बड़ा है, वहां इसकी कमियां बहुत भारी पड़ती हैं। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी का जन्म हुआ। सो ओओपी एंटर्स द सीन। इसका कोर आइडिया क्या है? ये प्रोसीजरल अप्रोच से अलग कैसे है? ओओपी का कोर आइडिया प्रोसीजरल के ठीक उल्टा है। प्रोसीजरल कहता था डेटा और फंक्शंस को अलग रखो। ओओपी कहता है नहीं, डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले फंक्शंस को एक साथ एक लॉजिकल यूनिट में बांध दो और उस डेटा के एक्सेस पर सख्त कंट्रोल रखो। इस प्रोसेस को एनकैप्सुलेशन कहते हैं।
डेटा को एक कैप्सूल में बंद कर देना। और इस सेल्फ कंटेन्ड यूनिट को हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट। अच्छा। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसके पीछे एक क्लियर विजन थी। इसकी शुरुआत 1960s में एलन के जैसे पायनियर्स ने ज़ेरॉक्स पार्क में की थी। उनका आइडिया था कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को मॉडल करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें इंडिपेंडेंट मैसेज पासिंग ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन मानना, बिल्कुल जैसे हमारा शरीर लाखों इंडिपेंडेंट सेल से बना है। तो ओओपी के 3 मेन मोटिवेशंस थे। पहला, कंट्रोल कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा, प्रोटेक्ट डेटा। और तीसरा, मॉडल रियल वर्ल्ड सिस्टम्स मोर इफेक्टिवली। ओके। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हमने प्रोसीजरल बैंकिंग एग्जाम्पल देखा। क्या हम देख सकते हैं कि यही एग्जाम्पल एक ओओपी लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस में कैसा दिखेगा और ये उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा? बिल्कुल। C++ में हम एक क्लास बनाएंगे। एक क्लास एक ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट की तरह होती है। तो हमारा कोड कुछ ऐसा दिखेगा। ओके। CPP, क्लास बैंक अकाउंट एंड बैलेंस। वाओ, ये स्ट्रक्चर में ही काफी अलग लग रहा है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन फॉर एवरीवन। सबसे पहले क्लास बैंक अकाउंट स्मॉल ब्रैकेट। इसका क्या मतलब है? क्लास एक कीवर्ड है जो सी प्लस प्लस को बताता है कि हम एक नया कस्टम डेटा टाइप, एक ब्लूप्रिंट डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है बैंक अकाउंट। इस ब्लूप्रिंट से हम फ्यूचर में जितने चाहें बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब इस क्लास के अंदर दो सेक्शंस हैं, प्राइवेट और पब्लिक, राइट? प्राइवेट कीवर्ड के नीचे हमने डिक्लेयर किया है इंट बैलेंस। प्राइवेट का मतलब है कि ये वेरिएबल इस क्लास के बाहर से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। ये हमारे एग्जाम कंट्रोल रूम के दरवाजे पर लगा हुआ ताला है। अब कोई भी रैंडम फंक्शन बाहर से आकर बैलेंस की वैल्यू नहीं बदल सकता। डेटा अब प्रोटेक्टेड है। ओके, सो द डेटा इज लॉक्ड अवे। तो फिर हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे? डिपॉजिट या विथड्रॉ कैसे होगा? उसके लिए पब्लिक सेक्शन है। पब्लिक कीवर्ड के नीचे जो फंक्शंस हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ, वो इस क्लास का पब्लिक इंटरफेस है। ये उस लॉक्ड रूम में जाने के लिए ऑथराइज्ड गेटकीपर्स हैं। कोई भी बाहर का कोड इन पब्लिक फंक्शंस को कॉल कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इन फंक्शंस के अंदर लॉजिक है। डिपॉजिट फंक्शन चेक करता है कि अमाउंट पॉजिटिव हो, विड्रॉ फंक्शन चेक करता है कि अमाउंट पॉजिटिव हो और अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो। ये रूल्स अब डेटा के साथ ही बंधे हुए हैं। सो दिस इज इनकैप्सुलेशन इन एक्शन। डेटा बैलेंस और उस पर ऑपरेट करने वाले फंक्शंस, डिपॉजिट, विथड्रॉ, एक साथ एक बैंक अकाउंट क्लास में बंद है। और प्राइवेट कीवर्ड डेटा को प्रोटेक्ट करता है, जबकि पब्लिक फंक्शंस कंट्रोल्ड एक्सेस देते हैं। सो द ओपन एग्जाम कंट्रोल रूम इज नाउ अ सिक्योर वॉल्ट। एग्जैक्टली अब अगर किसी प्रोग्रामर को 100 बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना है, तो उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बैलेंस कैसे स्टोर होता है या उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। उन्हें सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉ फंक्शंस को यूज करना है। इससे सिक्योरिटी बढ़ती है, कोड ऑर्गेनाइज होता है और उसे मेंटेन करना आसान हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को सोर्स की एक लाइन में समराइज करें तो ये होगा, अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ प्रोग्राम शुड बी बिल्ट एंड ओओपी वाज क्रिएटेड टू मैनेज लार्ज कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सेफली। A perfect summary. From a chaotic, open for all system to a structured, secure system built from self-sufficient objects. That was the leap from procedural to object-oriented programming. What's truly fascinating isn't just that OOP solved these problems, but how it fundamentally changed the way we structure not just code, but also teams. सडनली आपके पास एक बैंक अकाउंट टीम हो सकती है जो सिर्फ बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये आइडिया आगे चलकर मॉडर्न सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स जैसे माइक्रो सर्विसेज का फाउंडेशन बना। द पैराडाइम शिफ्ट वाजंट जस्ट इन द कोड, इट वाज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट। That's a much deeper insight. The way we code influences the way we collaborate. ऑफ कोर्स, ओओपी भी कोई सिल्वर बुलेट नहीं था। इसने अपनी अलग कॉम्प्लेक्सिटीज इंट्रोड्यूस की, जैसे इनहेरिटेंस हायरार्कीज, जो आगे जाकर खुद स्पेगेटी की तरह उलझ सकती हैं अगर उन्हें ठीक से मैनेज ना किया जाए। बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। बिल्कुल। और यह हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने डेटा और फंक्शंस को एक साथ बांध कर रखता है ताकि डेटा प्रोटेक्टेड रहे, तो सोचिए कि इस प्रोटेक्शन को लागू करने के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह के रूल्स या गेटकीपर्स की जरूरत होगी, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इन नियमों को तोड़े बिना सेफली कैसे कम्युनिकेट करेगा।
स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम प्रोग्रामिंग की दुनिया के एक ऐसे आइडिया पर बात करने जा रहे हैं जिसने सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका ही बदल कर रख दिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी। और देखिए, ये चर्चा किसी एक लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस या जावा के सिंटैक्स के बारे में नहीं है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनकी मदद से हम उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे जो ओओपी की बुनियाद है। सोर्स का पहला पॉइंट ही यही है, OOP is not syntax, it is thinking। तो चलिए आज कोड की दुनिया में एक शहर बसाते हैं। हम सीखेंगे कि इस शहर की इमारतें यानी ऑब्जेक्ट्स कैसे बनती हैं, उनके दरवाजों पर ताले क्यों ज़रूरी हैं और कैसे एक ही ब्लूप्रिंट से अलग-अलग घर बनाए जा सकते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि इस शहर को बसाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ओओपी से पहले भी तो सॉफ्टवेयर बनते थे। वो तरीका क्या था और उसमें क्या कमी थी कि हमें एक पूरी नई फिलॉसफी की ज़रूरत पड़ गई? ये सवाल ही सबसे सही स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल। देखिए, ओओपी से पहले ज्यादातर प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल तरीके से होती थी। अच्छा। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का फोकस फंक्शंस पर या कह सकते हैं प्रोसीजर पर होता था। और क्यों बदल रहा है? हम्म। एक जगह छोटा सा चेंज करने पर 10 दूसरी जगहों पर अनएक्सपेक्टेड बग्स आ जाते थे। प्रोग्राम को मेंटेन करना, डीबग करना और एक्सपैंड करना लगभग नामुमकिन हो गया था। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, सिक्योर और स्केलेबल तरीके की जरूरत थी। और आज हम सी प्लस प्लस की दुनिया के सबसे ज़रूरी और फंड एक जगह छोटा सा चेंज करने पर 10 दूसरी जगहों पर अनएक्सपेक्टेड बग्स आ जाते थे। प्रोग्राम को मेंटेन करना, डीबग करना और एक्सपैंड करना लगभग नामुमकिन हो गया था। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, सिक्योर और स्केलेबल तरीके की जरूरत थी। और इसी जरूरत से आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जन्म हुआ। अच्छा, तो ओओपी इस स्पगेटी कोड की समस्या का समाधान है। ये केओस को एक स्ट्रक्चर देता है। राइट। तो ये करता कैसे है? इसका कोर आइडिया क्या है? ओपी का कोर आइडिया रियल वर्ल्ड को कोड में मॉडल करना है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जहां फंक्शंस पर फोकस करती थी, ओपी का फोकस ऑब्जेक्ट्स पर है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारी दुनिया ऑब्जेक्ट से बनी है। एक कार, एक स्टूडेंट, एक बैंक अकाउंट। हम्म। ओपी कहता है कि अपने सॉफ्टवेयर को भी इसी तरह देखो। हर ऑब्जेक्ट की दो मेन चीजें होती हैं। हम्म। पहला उसकी प्रॉपर्टीज या डेटा, हम्म। जिसे टेक्निकल टर्म्स में स्टेट कहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसका रोल नंबर, नेम, ग्रेड्स। राइट। और दूसरा उसके एक्शंस या बिहेवियर, जिसे मेथड्स या फंक्शंस कहते हैं। हम्म। यानी वो ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है। जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के मेथड्स हो सकते हैं कैलकुलेट परसेंटेज, मार्क अटेंडेंस, गेट ग्रेड्स। ओओपी में डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले मेथड्स को अलग अलग नहीं रखा जाता। हम्म। उन्हें एक साथ एक यूनिट में बांध दिया जाता है, जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम को कोड में लिखने से पहले हमें उसे असल दुनिया के ऑब्जेक्ट्स की तरह तोड़ना सीखना होगा। ये तो कोडिंग से ज़्यादा डिज़ाइनिंग जैसा लग रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इस डिजाइन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी ओओपी के 4 पिलर्स को समझते हैं। पहला नाम जो सुनने में आता है वो है एनकैप्सुलेशन। सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है ये। हाँ, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। एनकैप्सुलेशन का मतलब है टू एनक्लोज समथिंग इन अ कैप्सूल। जो बात हमने अभी की, डेटा और उसे ऑपरेट करने वाले मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करना, हम्म। वही एनकैप्सुलेशन है। अच्छा। सी प्लस प्लस या जावा जैसी लैंग्वेजेस में ये यूनिट क्लास कहलाती है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट से बने एक्चुअल इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो क्लास ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट एक्चुअल चीज। हाँ, जैसे एक कार का डिजाइन ब्लूप्रिंट है और उस डिजाइन से बनी आपकी अपनी कार एक ऑब्जेक्ट है। सोर्स में मेडिसिन कैप्सूल का जो उदाहरण है वो परफेक्ट है। जैसे एक कैप्सूल में सारी जरूरी दवाइयां एक केसिंग के अंदर बंद होती हैं, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट में उसका सारा रिलेटेड डेटा और लॉजिक एक साथ एनकैप्सुलेटेड रहता है। तो इनकैप्सुलेशन कोड को एक डिब्बे में बंद करने जैसा है ताकि रिलेटेड चीजें एक साथ रहें और बिखरी ना रहें। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, क्या कोई भी उस डिब्बे को खोलकर अंदर की चीजों से छेड़छाड़ कर सकता है? शायद यहीं पर अगले पिलर का रोल आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सिर्फ चीजों को एक साथ रखना काफी नहीं है, उन्हें प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। और यहीं से ओपी का दूसरा पिलर आता है, डेटा हाइडिंग।
इसे कभी-कभी एब्स्ट्रैक्शन का हिस्सा भी माना जाता है, पर यह कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है कि इसे अलग से समझना चाहिए। डेटा हाइडिंग का प्रिंसिपल कहता है कि ऑब्जेक्ट का इंटरनल डेटा, उसकी प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट एक्सेस से छिपी होनी चाहिए। अरे वाह! ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब आप अपने कोड के लिए एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं। सोर्स का एटीएम वाला उदाहरण इसे समझाने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जब आप एटीएम जाते हैं, तो आप मशीन के अंदर रखे कैश को सीधे नहीं छू सकते। वो डेटा आपसे हिडन है। सही है। अगर आपको पैसे निकालने हैं, तो आपको मशीन का इंटरफेस यानी बटन्स और स्क्रीन यूज करना पड़ता है। आप विड्रॉ मेथड को कॉल करते हैं, अपना पिन और अमाउंट बताते हैं, और मशीन का इंटरनल लॉजिक चेक करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, और फिर आपको पैसे देता है। ओप में भी यही होता है। हम क्लास के डेटा मेंबर्स को प्राइवेट कीवर्ड लगाकर हाइड कर देते हैं। अब इस डेटा को कोई भी बाहर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अगर किसी को डेटा चाहिए या उसे मॉडिफाई करना है, तो उसे उस क्लास के पब्लिक मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा। तो पब्लिक और प्राइवेट ये कीवर्ड्स हैं जो C++ या जावा जैसे लैंग्वेजेस में एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज होते हैं। बिल्कुल। जो पब्लिक है वो सबको दिखाई देता है। जो प्राइवेट है वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज हो सकता है। मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। जब मैं सीख रहा था, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। डेटा हाइडिंग ना होने की वजह से कोड के किसी कोने में वो वैल्यू गलती से 1000 हो गई और मेरा पूरा प्रोग्राम क्रैश हो गया। ओह। उस दिन मुझे डेटा हाइडिंग की असली कीमत समझ आई। ये प्रोग्राम को एक्सीडेंटल करप्शन से बचाता है। ये तो बहुत पावरफुल है। तो इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग मिलकर ऑब्जेक्ट को एक सिक्योर ब्लैक बॉक्स जैसा बनाते हैं। अब सवाल ये है कि यूजर को क्या दिखता है? अगर सब कुछ हिडन है, तो वो ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कैसे करेगा? और शायद यहीं तीसरा पिलर अब्स्ट्रैक्शन आता है। एग्जैक्टली। असल में एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनकैप्सुलेशन अंदर की बनावट है, डिटेल्स को एक साथ रखना है, और एब्स्ट्रैक्शन वो सिंपल इंटरफेस है जो आप दुनिया को दिखाते हैं। अच्छा। एब्स्ट्रैक्शन का कोर आइडिया है शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। सोर्स में कार चलाने का उदाहरण दिया गया है। राइट। जब आप कार चलाते हैं तो आपको एक्सेलरेटर, ब्रेक और स्टीयरिंग की जरूरत होती है। राइट। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि एक्सेलरेटर दबाने पर इंजन में फ्यूल इंजेक्शन कैसे होता है या पिस्टन कितनी तेजी से चलता है। वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी आपसे हाइड कर दी गई है। हाँ। आपको बस एक सिंपल इंटरफेस दिया गया है। मतलब फोकस व्हाट इट डज पर होता है, ना कि हाउ इट डज पर। जैसे टीवी का रिमोट एक एब्स्ट्रैक्शन है। मुझे बस वॉल्यूम अप का बटन दबाना है। मुझे नहीं जानना कि अंदर कौन सा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर में भी यही होता है। जब आप किसी सोशल मीडिया ऐप पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करते हैं, तो आप अपडेट प्रोफाइल पिक्चर मेथड को कॉल करते हैं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि बैकग्राउंड में वो इमेज कंप्रेस कैसे हो रही है, सर्वर पर कहाँ स्टोर हो रही है, या डेटाबेस में एंट्री कैसे हो रही है। वो सब एब्स्ट्रैक्शन के पीछे छिपा है। एब्स्ट्रैक्शन कोड को यूज करना आसान बनाता है और फ्यूचर में चेंजेस करना भी पॉसिबल करता है। अगर कल को सर्वर टेक्नोलॉजी बदल भी जाए, तो अपडेट प्रोफाइल पिक्चर मेथड का नाम वही रहेगा। इंटरनल इंप्लीमेंटेशन बदल जाएगा, पर यूजर के लिए कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है। तो अब तक हमने जो शहर बसाया है उसमें सेल्फ कंटेन्ड और सिक्योर इमारतें हैं, जिनके दरवाजे पब्लिक मेथड्स हैं और अंदरूनी हिस्से प्राइवेट डेटा हैं। लेकिन अगर हमें एक जैसे कई घर बनाने हो, जैसे एक पूरी रेजिडेंशियल सोसाइटी, तो क्या हमें हर बार जीरो से नया ब्लूप्रिंट क्लास बनाना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल। और इसका जवाब है ओओपी का चौथा और शायद सबसे पावरफुल पिलर, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कोड रीयूजेबिलिटी। ये इज अ रिलेशनशिप पर बेस्ड है। मान लीजिए आपने एक जनरल ब्लूप्रिंट बनाया, एक व्हीकल क्लास। इसमें हर व्हीकल की कॉमन प्रॉपर्टीज, स्पीड, माइलेज और कॉमन मेथड्स, स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट। ओके। अब आपको एक कार क्लास बनानी है। आपको सब कुछ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि कार इज अ व्हीकल। जावा में एक्सटेंस कीवर्ड का यूज करके या C++ में कोलन लगाकर आप कार क्लास को व्हीकल क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं। तो कार क्लास को व्हीकल क्लास के सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स मुफ्त में मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। कार को स्पीड, माइलेज, स्टार्ट और स्टॉप सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसके अलावा कार अपनी खुद की यूनिक प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी ऐड कर सकती है, जैसे नंबर ऑफ डोर्स या ओपन सनरूफ। अच्छा। इसी तरह आप एक बाइक क्लास बना सकते हैं,
जो व्हीकल से इनहेरिट करेगी और अपना एक मेथड डू व्हीली ऐड कर सकती है। इससे कोड डुप्लीकेशन रुकता है, डेवलपमेंट तेज होता है और कोड को मेंटेन करना आसान हो जाता है। हम्म। अगर आपको स्टार्ट मेथड में कोई बग फिक्स करना है, तो आप सिर्फ व्हीकल क्लास में उसे फिक्स करते हैं और वो फिक्स कार, बाइक, ट्रक सब में अपने आप पहुंच जाता है। एक मिनट, इनहेरिटेंस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कोड रीयूज हो रहा है, पर क्या इसका कोई नुकसान भी है? क्या ऐसा हो सकता है कि पेरेंट में एक छोटी सी गलती करने पर उसके सारे चाइल्ड क्लासेस में गड़बड़ हो जाए? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है और एडवांस सॉफ्टवेयर डिजाइन में इसमें काफी बहस होती है। इसे फ्रेजाइल बेस क्लास प्रॉब्लम कहते हैं। पेरेंट क्लास में किया गया एक छोटा सा चेंज भी चाइल्ड क्लासेस के बिहेवियर को अनएक्सपेक्टेड तरीकों से ब्रेक कर सकता है। अच्छा। इसीलिए इनहेरिटेंस को बहुत सोच समझकर यूज करना चाहिए, लेकिन बिगिनर्स के लिए रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो हमारे शहर में अब रीयूजेबल ब्लूप्रिंट्स भी हैं। अब आते हैं आखिरी पिलर पे, जिसका नाम मुझे हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म दो ग्रीक शब्दों से बना है। पॉली मतलब मेनी और मॉर्फ मतलब फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वन नेम मेनी फॉर्म्स। ओपी में इसका मतलब है कि एक ही नाम का मेथड अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। ओके। उदाहरण बहुत अच्छा है। कमांड एक ही है, स्टार्ट, लेकिन कार के लिए उसका मतलब इंजन स्टार्ट करना है और वॉशिंग मशीन के लिए उसका मतलब वाटर साइकिल स्टार्ट करना है। तो कोड में ये कैसे काम करता है? मान लीजिए हमारे पास एक शेप पेरेंट क्लास है और उससे इनहेरिट की हुई 3 चाइल्ड क्लासेस हैं, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। ठीक है? शेप क्लास में एक मेथड है ड्रॉ करना। अब सर्कल क्लास अपने ड्रॉ मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी एक सर्कल बनाने के लिए। स्क्वायर क्लास अपने ड्रॉ मेथड में स्क्वायर बनाने का कोड लिखेगी। अब पॉलीमॉर्फिज्म का जादू देखिए। आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल सबके ऑब्जेक्ट्स हों और आप लूप लगाकर हर ऑब्जेक्ट के लिए बस शेप डॉट ड्रॉ कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम रन टाइम पर अपने आप फिगर आउट कर लेगा कि शेप असल में सर्कल है या स्क्वायर और उसी का स्पेसिफिक ड्रॉ मेथड कॉल करेगा। ओह, तो इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। आपको इफ शेप इज सर्कल, ड्रॉ सर्कल जैसे चेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। इससे कोड बहुत क्लीन, फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल हो जाता है। वाह! ये तो कोड को बहुत इंटेलिजेंट बना देता है। तो अब इन चारों पिलर्स इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को एक साथ रखकर देखते हैं। चलिए इस सब को समेटते हैं। ये चारों आइडियाज मिलकर आखिर अचीव क्या करते हैं? ये सब क्यों मायने रखता है? अगर हम इन सबको एक साथ देखें, तो ये कॉन्सेप्ट्स मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ज्यादा रोबस्ट, मैनेजेबल और रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड बनाते हैं। हमारा जो कोड का शहर है, वो अब कैसा दिखता है? पहला, इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग की वजह से शहर की इमारतें ऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर हैं। कोई बाहर वाला आकर फाउंडेशन से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। प्रोग्राम सेफ बनते हैं। सही है। दूसरा, एब्स्ट्रैक्शन की वजह से हर इमारत का इंटरफेस सिंपल है। आपको अंदर की प्लम्बिंग जमीन की जरूरत नहीं, बस नल चलाना आना चाहिए। प्रोग्राम्स यूज करने में आसान बनते हैं। तीसरा, इनहेरिटेंस की वजह से हम नए घर बनाने के लिए पुराने ब्लूप्रिंट्स को रीयूज कर सकते हैं। प्रोग्राम्स को एक्सपैंड करना आसान और तेज हो जाता है। बिल्कुल। और चौथा, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हम शहर के अलग-अलग लोगों यानी ऑब्जेक्ट्स को एक ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और वो सब उसे अपने तरीके से समझते हैं। इससे हमारा कोड फ्लेक्सिबल और स्मार्ट बनता है। और यहाँ पर सोर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बिगिनर्स बहुत काम आता है। इन भारी शब्दों को रटने की जरूरत नहीं है। बस ये फंडामेंटल आइडिया याद रखना है कि ओओपी ऑब्जेक्ट्स, सेफ्टी और स्ट्रक्चर के बारे में है। जब आप इस सोच के साथ कोडिंग शुरू करेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स सिंटैक्स के साथ-साथ अपने आप समझ आने लगेंगे। बिल्कुल सही। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम कह सकते हैं कि ओओपी सिर्फ प्रोग्रामिंग का एक स्टाइल नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मैनेज करने का, उन्हें छोटे-छोटे लॉजिकल टुकड़ों में तोड़ने का और एक स्केलेबल, मेंटेनेबल सॉल्यूशन बनाने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। सोर्स की वन लाइन समरी इसे खूबसूरती से कहती है। OOP is a way of writing programs that models real-world objects and protects data while keeping code organized. हाँ, और मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने देखा कि